सबसे पहले हम कल बात कर रहे थे जिस टॉपिक की, वो था ऑफ बाउ रूल, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ लिया था n+l का रूल, जो क्या कहता है, तो बताएगा आपने से n+l रूल क्या था? व्हाट वाज n+l रूल? Sir, orbitals are filled in increasing energy. हाँ, कि हमेशा जितने भी ऑर्बिटल्स हैं किसी भी सबशेल के अंदर, उन सभी को फिल करने के लिए बेसिकली ये फॉलो करता है n+l रूल। और n+l रूल क्या होता है कि सबसे पहले जिसका n+l की वैल्यू छोटी होगी आप उसको पहले फिल करोगे। Am I clear to all? यस सर। ठीक है। इस स्टोरी की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई थी, जिसमें हमने n+l की हेल्प से ये फाइंड आउट किया कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई थी वो सही है या गलत है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या हम कर सकते हैं या किसको कब प्लेस देना है, ये सारी चीज़ें किसने क्लियर कर दी थी? आपके इस रूल ने क्लियर कर दी थी। Am I clear to all? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? यस सर, नो डाउट। दो पर्टिकुलर शेल्स की जो एनर्जी है n+l की वैल्यू सेम आ रही है तो क्या करते हैं इस केस में? जिसकी n की वैल्यू छोटी होती है हम उसको कंसीडर कर लेते हैं, ये बताया ना, आया ना? यस। अब मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, अब मुझे चेक करना है कौन कौन से सबशेल इस्तेमाल होंगे। तो मैंने एक निमोनिक सिखाया था आप लोगों को कल, क्या था निमोनिक्स बताइए एक बार जरा। स्कूल पब्लिक स्कूल डीपीएस। स्कूल पब्लिक स्कूल डीपीएस हमारा डीपीएस। तो यहाँ पे आप बताइए कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं? जल्दी बोलो, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स किस किस में आ रहे थे बताइए। सर एस में 2 आ रहे थे, एस में 2 आ रहे थे, पी में 6 आ रहे थे, डी में 10 आ रहे थे। डी में 10 और एफ में कितने आ रहे थे? एफ में 14। एफ में 14 आ रहे थे। ये स्टोरी सबको क्लियर है? यस सर। यस भाई। क्लियर है सर। ठीक है। अब ये समझ आ गई थी हमारी, जिसके अंदर हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया था कि एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ये पता है हमें? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन एस सबशेल? 1 पी में कितने होते हैं? 3 पी में 3, डी में कितने होते हैं? 5 डी में 5 और एफ में 7 एफ में 7। तो हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं क्या आप जानते हो? 2 हर एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एस में इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने आ गए? 6, डी में 10 और एफ में कितने आ गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स। एम आई क्लियर टू ऑल? यस। ठीक। अच्छा, एस पी डी एफ के बाद जो आगे की बात हमने करनी है वो है आज का रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं हुन्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? हुन्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या होता है, क्यों होता है, अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इसको याद समझने के लिए मैं एक हिंट देता हूँ आपको। हुन्स रूल को समझने के लिए मैं बोलता हूँ इसका हिंट याद रखना, भंडारा रूल। आप कहीं भंडारे में गए हो? किसी भंडारे में आज तक आप गए हो कभी? यस सर। क्या होता है भंडारे के अंदर जब प्रसाद बढ़ता है तो जनरली क्या कंसेप्ट होता है भंडारे का? सर लाइन में खड़े होकर प्रसाद देते हैं। अगर मान लो बिठा के खिलाना, लंगर बिठा के खिलाना, तब क्या कंसेप्ट लगाओगे आप? आपको अगर मान लो आपको प्रसाद बांटना है या लंगर की सेवा आपको मिली है, आप बताओ आप किस तरीके से? एक एक पूरी देते जाएंगे, फिर हलवा देते जाएंगे और लाइक प्रसाद देते जाएंगे। डिफरेंट बताओ रोशनी, तुम बताओ। डिफरेंट लोग डिफरेंट चीजें देंगे। मतलब देंगे कितनी कितनी देंगे, पहले तो ये बताओ। जो उसने बोला वो सही बोला या गलत बोला? सही बोला। बिल्कुल सही बोला। एक्चुअली में तरीका यही होता है, जब भी आप भंडारा कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, जितने लोग आपके पास आए हो उनको आप बिठा देते हैं, और बिठाने के बाद मान लो एक पूड़ी वाला आया बच्चा, उसके हाथ में पूड़ी की पूरी टोकरी है, तो वो एक 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 इनमें से कोई ये भी होगा जो 2 मांगे एक साथ, लेकिन ये क्या कहेगा
कि नहीं नहीं पहले एक बार मैं आगे तक राउंड लगा के आ जाता हूँ और राउंड लगाने के बाद मैं वापस आऊंगा तो आपको दोबारा दूंगा। तो अब ये एक बार पहले हुआ है और होने के बाद दोबारा से कहाँ से शुरू करेगा, ये फर्स्ट वाले से। तो यानी कि अब सेकंड पूरी मिल गई, सेकंड 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 मिल गई। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यही कंसेप्ट है, आगे यही कंसेप्ट है आपका भंडारा रूल। और ये मुझे लग रहा है केमिस्ट्री में आप तुरंत समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसने कहा किसी भी सबशेल की बात हो रही है, उस सबशेल में कई सारे ऑर्बिटल भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। जैसे मान लो एस में तो एक ही है, तो एस में भंडारे की बात ही नहीं होती। लेकिन पी के अंदर क्या होते हैं, पी के अंदर तीन ऑर्बिटल्स हैं। डी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5। तो एक ही करके एस इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट 14। बिल्कुल ठीक। एस में तो अगर पहला आपने इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एस को ही देना पड़ेगा, क्योंकि एस के पास एक ही भंडारे वाला रूम है। पी के पास कितने रूम है, 3। तो पहले एक रूम में देके आओ, फिर दूसरे में देके आओ, फिर तीसरे में, फिर दोबारा से इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें कॉन्फ़िगरेशन जो है डबलिंग शुरू होगी। मेरी बात समझ आ रही है? आगे है ना? सबको समझ आ गया? यस सर। ठीक है, बताओ डी में क्या होगा? सेम कहानी, फिर पेयरिंग शुरू। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। अब यस सब सर। अगर ये समझ आ गया तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। नाइट्रोजन कल हम बात कर रहे थे, आज हम ले लेते हैं फास्फोरस। एटॉमिक नंबर 15, बोलो कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी से बोलो कॉन्फ़िगरेशन। 285 अरे वो वाली नहीं, 1s वाली सिखाई थी कल। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 3 हाँ और 3p। और ये क्या बन गया आपका, नियॉन बन गया। नियॉन 3s2 3p3। तो कह दो इसको नियॉन 3s2 3p3। एम आई क्लियर? ये सभी का आ गया नियॉन 3s2 3p3, कोई डाउट तो नहीं है? प्रतीक, वासु, विदुषी, अवनी, जल्दी बोलो। अब आगे समझिएगा, इसको फिल करते हैं। नियॉन तक भरने की जरूरत नहीं है। अब भरना है मुझे, हमेशा क्या भरते हैं, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल मतलब एन। एन क्या है यहाँ पे, 3 है, दिख रहा है ना सभी को? एन, एन जो होता है यस सर। शेल की वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा शेल इस्तेमाल हो रहा है, एन इक्वल टू 3 इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए आपने 3s ड्रॉ कर दिया, 3p ड्रॉ कर दिया। 3s में एक ही ऑर्बिटल और 3p में कितने ऑर्बिटल, 3। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा भी यहीं आएगा। बताओ 3p3 कैसे भरूंगा? सिंगल फिल। ये सही सही भरा है, गलत भरा है? गलत भरा है, गलत भरा है। क्यों गलत भरा है? क्योंकि सबसे पहले हमें तीनों को सिंगली फिल करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ये सही फिल हुआ है और ये आपका रॉन्ग फिल है। एम आई क्लियर टू ऑल? समझ आ गया? यस सर। तीनों रूल्स क्लियर हो गए। पॉलिन ने कहा था किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। और बाउ ने क्या कहा था, n+l रूल फॉलो होगा और n+l के हिसाब से जिसकी वैल्यू कम होगी पहले उसे फिल करेंगे, फिर उससे ज्यादा वाले को फिल करेंगे। हाँ या ना? सर हमने सिर्फ 3s2 और 3p3 क्यों फिल करा? क्योंकि नियॉन दिखाने की जरूरत नहीं है ना, 10 तक तो सब कुछ फिल्ड है, उसे क्या दिखाओगे बार बार। जो आउटर मोस्ट शेल होता है हमेशा उसी को दिखाते हैं। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है यहाँ पे, 3। देखो शेल कौन कौन सा, पहले शेल सीखो। शेल सीक्वेंस में कौन कौन है, यहाँ पे 1s में 1 होता है शेल, 2s 2p में 2 चल रहा है शेल, सेकंड शेल चल रहा है। 3s 3p में कौन सा चल रहा है, हमारा थर्ड शेल चल रहा है। तो हमेशा क्या दिखाते हैं, आउटर मोस्ट शेल दिखाते हैं ड्रॉ करते हुए। ठीक है बेटे? ओके। अच्छा चलिए आगे की बात करते हैं। ये क्लियर हो गया सभी को, रूल समझ आ गया? हाँ या ना? कोई डाउट किसी बच्चे को, जल्दी बोलो। कोई भी इशू नो सर। समझने में दिक्कत आ रही है बताओ मुझे को। आ गया सबको समझ? आगे सर। यस सर। चलिए, यस सर। तो अब रूल समझ आ गया आपको और हुंस रूल समझ आ गया, पॉली एक्सक्लूजन समझ आ गया और फिलिंग की हमने बात कर ही ली थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। कल हमने पढ़ी थी ना एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, आपको याद होगी? यस ये सर। 2 एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आपने कल पढ़ी थी, कौन कौन सी? क्रोमियम एंड कॉपर, है ना? आपने Yep. लिखा था क्रोमियम एंड कॉपर शोज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और क्यों करते हैं पहले ये समझा रहा था।
क्रोमियम और कॉपर के केस में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करने के पीछे एक ही कारण है। पहला, जो Cr है इसका एटॉमिक नंबर 24 है, कॉपर इसका एटॉमिक नंबर 29 है। ठीक है, जनरली जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 4s2 3d4, इसकी होती है आर्गन 4s1 सॉरी 4s2 3d9, दोनों ही गलत है। ठीक है, और ये एक्सेप्शन क्यों है? पहली बात तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट में, कौन सी स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में ये शो करती है कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1 3d5। ये किसके लिए है? क्रोमियम के लिए। और कॉपर की ग्राउंड स्टेट में क्या बनती है कॉन्फ़िगरेशन? 4s1 3d10। आर्गन 4s1 3d10। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस। यस सर। पक्के समझ आ गया? यस सर। ओके। अब किसी ने कहा कि क्या कारण है ये जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है, क्यों ये ग्राउंड स्टेट में भी ऐसा पाया गया होगा? कुछ कारण तो रहा होगा। इसे समझाने के लिए छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। देखिएगा, एक सिनेमा हॉल है। इस सिनेमा हॉल में कैबिन सिस्टम है, ठीक है, और हर कैबिन में 2 सीट्स हैं, 2 सीट हर कैबिन में। ठीक है, अब आपने कहा कि 5 लोगों को मूवी, हमने मूवी चला दी मार्वल, मान लो आयरन मैन चला दिया। ठीक है, अब 5 लोगों को एंटर होना है। 5 बच्चों को स्कूल वाले लेके गए मूवी दिखाने के लिए। ये 5 बच्चे लाइन में लगे हुए हैं और टिकट्स लेके दे दी 5। ये पहला बच्चा एंटर होने जा रहा है। पहला बच्चा, अच्छा यहाँ पे क्या किया सिनेमा हॉल वालों ने? हर कैबिन में एक सीट पर टेप लगा दी, ये आप इस पे नहीं बैठ सकते। ठीक है, सेफ्टी नॉर्म्स की वजह से। ठीक है, नहीं बैठ सकते। अब ये आदमी आया, ये बच्चा आया, ये पहली सीट पे बैठा, इसे मजा नहीं आया, कंफर्टेबल नहीं लगी, ये उठा यहाँ चला गया। यहाँ मजा नहीं आया, ये उठा यहाँ से यहाँ चला गया। यहाँ भी मजा नहीं आया, ये उठा यहाँ से यहाँ चला गया, मजा नहीं आया, यहाँ चला गया, यहाँ पे आराम लगा, यहाँ बैठ गया। आप मुझे बताओ, इस आदमी ने कितने कॉम्बिनेशन ट्राई किए बैठने के लिए? बेसिकली कितनी कोशिश करी इसने? 5 तरीके। सर 5। 5 तरीके, यानी 5 तरीके से इस इंसान ने अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करी, है ना? और ऑब्वियस ही बात है, जब स्टेबल करने की कोशिश कर रहा होगा तो चला होगा, और चला होगा, बैठा होगा, उठा होगा, तो इसमें उसने क्या लूज की होगी? एनर्जी। एनर्जी लूज की होगी, है ना? यानी कि इसके पास 5 तरीके थे एनर्जी को लूज करने के। अब मान लो इसने अपने 5 तरीके में से अब इसने 5 तरीके इस्तेमाल कर लिए। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दूसरा वाला आदमी आ गया। बताओ ये कितने तरीके से अपने आप को कंफर्टेबल कर सकता है? 4। 4 तो मुझे दिख रहे हैं, आप लोग को 4 दिख रहे हैं? यस सर। यस सर। ये यहाँ बैठ सकता है, ये यहाँ बैठ सकता है, ये यहाँ बैठ सकता है। अल्टीमेटली इसने कहा यहाँ कंफर्टेबल, मजा आ गया। बताओ इन दोनों में से किसने ज्यादा कोशिश करी अपने आप को स्टेबल करने की? पहले वाले। फर्स्ट वाले। और कारण भी था उसके पास। बताओ क्या कारण था? उसके पास स्पेस थी, तरीके से आते हैं। उतनी प्रोबेबिलिटी थी। बताओ इससे अगले वाले आदमी के पास कितने केस हैं? 3। 3। ये लोग को 3 तरीके समझ आ गए, और तीसरा वाला उसको स्टेबल लगा। अगले वाले पे कितने केस हो जाएंगे? 2। आया ना? स्टेबल ये वाला हो गया। मान लो मेरा कि सेकंड केस में आके मैंने एनर्जी काफी लूज कर दी।
और लास्ट केस एक ही तरीका था, कोई ऑप्शन नहीं, जहां मिल गई सीट वहां बैठना ही पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यानी कि अगर मैं कहूं इस केस में ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, मैं इसे कह सकता हूँ हाफ फिल्ड। जल्दी बोलो। यस सर। ये हाफ फिल्ड क्यों है, बताओ जरा एक बार। 2 मिनट से बस एक नहीं कुछ सर क्योंकि एक हर ही है। एक ऑर्बिटल, इस पूरे सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सब पे एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसलिए क्या है, ये हाफ फिल्ड है, हाँ या ना? यस। और ये हाफ फिल्ड स्टेबल भी है। बताओ स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। मेरी बात समझ आ रही है? और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कैसे हो रही है, किस तरीके से हो रही है? 5 तरीके इंटू 4 तरीके इंटू 3 तरीके इंटू 2 तरीके इंटू 1 तरीका, हाँ या ना? इतने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं इसके पास एनर्जी लॉस करने के, हाँ या ना? सर। सही है। अच्छा, ये हाफ फील्ड है। अगर मान लो ये हाफ फील्ड की जगह फुली फील्ड होता, फुली फील्ड करना है मुझे इसको, यानी कि अब आप ये मार्क भी लगा सकते हैं, यानी कि ये सीट्स भी अवेलेबल है, कोविड खत्म हो चुका है, ठीक है, कोविड खत्म हो गया, हर 2-2 सीट अवेलेबल है। आप बताओ पहले आदमी के पास जाने के लिए अब कितने लोग आएंगे? ऑफिस में 10 लोग आएंगे। कितने लोग आने वाले? 10। 10। आप मुझे बताओ पहले वाले के पास कितने तरीके हैं एनर्जी को लूज करने के? 10। वेरी गुड। 10 कितने लोगों को समझ आ गए? अगले सर। वाले अगले वाले पे आगे सर। अगले वाले पे कितने होंगे? 9, उससे अगले पे 8, 8, उससे अगले पे 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हमारे क्या आ गए तरीके? किस चीज के तरीके हैं? एनर्जी लूज करने। एनर्जी लूज करने के लिए। किस केस में एनर्जी बहुत ज्यादा लूज हो रही है? फुलफिल्ड। वेरी गुड, इसको बोलते हैं फुली फिल्ड, क्योंकि 10 के 10 सीट्स ऑक्यूपाइड है, हाँ है ना? तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसके अंदर आएगी? बात समझ आ गई? यस सर। यहाँ पे इस पूरे पर्टिकुलर में एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं इसको। कौन सी एनर्जी बोलते हैं? एक्सचेंज एनर्जी। ये मैक्सिमम है, एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा हो रहा है इस तरीके से, हाँ या ना? यस सर। और जिस केस में एनर्जी का लॉस ज्यादा होता है उस केस में स्टेबिलिटी कम होती है। अरे एनर्जी कम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। स्टिल। स्टेबिलिटी मैक्सिमम, एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा। am I clear? यस सर। तो फुली फील्ड और हाफ फील्ड में बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? फुल्ली फिल्ड। बहुत फुली फील्ड। फुली फील्ड हाफ फील्ड से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि पहली बात इसकी एक्सचेंज एनर्जी हाँ या ना? जल्दी बोलिए हाँ या ना? यस यस सर। सर। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया था आपको। सेकंड पॉइंट होता है सिमेट्री। सिमेट्री सुना है कभी आप लोगों ने? सिमेट्री किसे कहते हैं? आप बताइएगा ज्यादा सिमेट्रिकल कौन है इसमें? सिमेट्री तो ऊपर भी है, सिमेट्री नीचे भी है, ज्यादा सिमेट्रिकल कौन है? नीचे वाला। नीचे वाला। जब भी किसी भी कंपाउंड में ज्यादा सिमेट्री होगी, देखो सिमेट्री आती कब है? पहली बात तो एक जैसा पैटर्न कब फॉलो करते हो आप? जैसा पैटर्न तब फॉलो होता है जब आपके स्ट्रक्चर में क्या हो प्रेजेंट? स्टेबिलिटी, ठीक है ना? क्योंकि जितना जितना स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, जितना स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी उसके अंदर? सिमेट्री होगी।
Am I clear? Yes, Yes, sir. sir. आगे की बात करते हैं। तो ये दो फैक्टर्स थे हमारे जिसकी वजह से क्रोमियम और कॉपर, देखो ये क्या गेन कर रहा है, 3D5 बन के क्या गेन कर रहा है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और ये 3D10 बन के क्या क्या गेन कर रहा है, फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस भैया। Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए क्रोमियम और कॉपर आपका एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. यहाँ मैंने जो प्रोबेबिलिटी दिखाई थी ना, ये पोजीशन एक्सचेंज करने की है, लेकिन जो एनर्जी एक्सचेंज का तरीका कितना है, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, और इस केस में क्या हो जाएगा, 10 + 9 + 8 + 7 + 6, ये सारे एनर्जी लॉस करने के तरीके। Am I clear to all? सर Yes, फिर sir. इससे ये कैसे प्रूफ होता है कि क्रोमियम और इसकी क्रोमियम exceptions है? क्रोमियम ने क्या गेन कर ली बेटे, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है उसे, ये उसने फाइंड आउट किया एक्सपेरिमेंटली कि क्रोमियम शो कर रहा है 3D5 और कॉपर शो कर रहा है 3D10। मगर क्यों कर रहा है वो उसने बताया, इसका कारण जरूर यही रहा होगा, एक तो क्रोमियम हाफ फील्ड है और कॉपर क्या है, फुली फील्ड। मेरी बात समझ आ रही है? ओके Yes, sir. ये चैप्टर हुआ आपका समाप्त। इस चैप्टर के अंदर यही चीजें हमें पढ़नी थी। अब मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ उस पर बेसिक कॉम्पिटिटिव वर्कशीट, क्योंकि बच्चों की तैयारी साथ साथ होनी चाहिए, आपको आइडिया मिलेगा आप कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, होल्ड करिएगा। एक बार ये स्क्रीन को देखिए, ये फर्स्ट शीट है हमारी क्वेश्चंस की। आप लोगों को मैं दूंगा 10 मिनट्स फॉर दीज क्वेश्चंस, क्विकली 26 तक करने हैं, 9 to 26 क्वेश्चंस। कई क्वेश्चन तो देखते ही पर समझ आएगा आप लोगों को। ये सारे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों से कितने सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है, एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके, बोर मॉडल कैन एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन किया बोर मॉडल ने, जल्दी बोलिए। सर ए स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओनली स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम? नो, फॉर उसने कहा था स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और आयंस कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। याद आया, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पैदा उसमें। Trojan like. Yes, sir. यस भैया, इट्स बी पार्ट आंसर। अब बस सुनते जाइए साथ साथ और चेक कीजिए कितने सही कितने गलत है। द रेडियस ऑफ कह रहा है एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर। ध्यान रखिएगा जब भी हम बात करते हैं रेडियस का न्यूक्लियाई का, तो ये 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, एक 1 फर्मी के इक्वल होता है, दैट इज 1 फर्मी, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। कई बुक्स में ना 10⁻15 लिखा हुआ, लेकिन वो मीटर्स में हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर होता है हमारा। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब आगे आता है 11th क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ इज। ये मैंने आपको सिखाया था उस दिन, स्पेक्ट्रम याद हो तो आपको, यस भैया। और मैंने कहा था ये भूलना मत, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे कंपटीशन में। बताओ सबसे ज्यादा उसने पूछा है मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव। रेडियो Wave. परफेक्ट, रेडियो वेव्स। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लेड टू द कंक्लूजन दैट, क्या चीज पता चला था उससे, जल्दी बताओ क्या चीज उसने कंफर्म की थी। Sir, D. The point of impact of matter can be precisely determined, mass and energy are related, और कोई बात उसने कहा था, देखो जो Sir, I have written C. रदरफोर्ड का बेसिक मॉडल ये था कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये तो बात गलत प्रूव करी थी बोर ने कहा था अगर ऐसा है तो वो घूम रहे होंगे लगातार, घूमेंगे तो वो एनर्जी लूज करेंगे, एनर्जी लूज करेंगे तो साइज छोटा होगा, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गिर जाएंगे, न्यूक्लियस में। मेरी बात समझ आ रही है? यस भैया। अच्छा, अब आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। ये सभी का सही होना चाहिए, गलती बिल्कुल नहीं करे कोई भी। इनमें से कौन सा गलत है? C. सी 3 2, वेरी गुड, बिल्कुल सही। कैसे पहचाना सी? एम से सर पहचाना। L2 है और सर M-3 नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है।
the ratio of the energy of photon of 2000 angstrom wavelength and radiation to that of 4000 angstrom radiation, दोनों की क्या दे रखी है, लैम्डा दे रखी है, E1 upon E2 निकाल दो, दोनों में क्या कट जाएगा, 1/2 H कैंसिल हो जाएगा, यस जाएगा HC by lambda 1/2 1 upon lambda 1 1 upon lambda 2। कितने लोग को ये बात समझ आ रही है मेरी? यस हाँ वही सर। आ गई। आर्या, अवनी, समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. उठा के ऊपर पुट कर, तो बताओ आंसर क्या आने वाला है? 2 आ रहा है, 2। E1 by E2 का रेशियो कितना आएगा, जल्दी बोलिए? 2:1। Am I clear to all? यस सर। यस सर। ठीक है जी, आगे आ जाओ। आइसोटोनिक की पहचान क्या सिखाई थी? सेम नंबर ऑफ क्या होते हैं आइसोटोनिक में? इलेक्ट्रॉन। आइसोटोनिक में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक में होते हैं आइसोटोनिक में न्यूट्रॉन सेम होते हैं। और न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो कितना है ये? 8। आंसर ए बात है। और ये 8, ये पहला ही आंसर है इसका। यस आइए जरा, द वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू, कह रहा जो वेवलेंथ होती है किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की ट्रांजिशन में, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? जल्दी बोलो। अरे क्यों घबरा गए? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द न्यूक्लियर चार्ज, द डिफरेंस इन द एनर्जी। मुझे तो ये दिख रहा है सी। यस भाई। E2 माइनस E1 होता है ना, दैट इज इक्वल Yes, टू sir. एनर्जी। और एनर्जी बराबर किसके होता है? HC बाय लैम्डा। तो लैम्डा डिपेंड किस पे कर रही है? बेसिकली E पर, और E डिपेंड किस पे कर रहा है? E2 minus E1 E2 minus E1, यानी कि डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्वड इन द ट्रांजिशन। एम आई क्लियर टू ऑल? अपनी Yes, आप ट्राई sir. करना, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच ऑफ द अबव प्रिंसिपल इज वायलेटेड, इसमें से कौन से में अबव प्रिंसिपल वायलेटेड है? सर फर्स्ट वन। Sir, A. ए। ए गलत है, बिल्कुल ठीक है। ए गलत क्यों है बताओ जल्दी से। सर क्योंकि पहले सबके फर्स्ट वाले रखे जाते हैं, देन उनकी पेयरिंग की जाती है। और बी सही है क्या? बी भी तो गलत है। No, sir. बी इसलिए आप कह सकते हो गलत है क्योंकि पेयरिंग 2 सर, S में सर वो नहीं, दोनों ने डाले। सर पहले 2s में आएंगे। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देना, सर क्रोमियम में भी तो वो हो गया था यस एक्सेप्शन। यस, सुनो, ये एक्चुअली में ये बी गलत वैसे देखा जाएगा, ग्राउंड स्टेट में तो गलत है, इसको मेंशन करना चाहिए था ग्राउंड स्टेट है। अगर ग्राउंड स्टेट है तो ये गलत है। अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? हीट दे देते हैं। हीट देने पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने लोअर ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जा सकते हैं, यानी कि 2s का इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर जा सकता है। तो अगर ये हायर हीट करने की बात हो रही है तो ये डायग्राम ठीक है, अदरवाइज ग्राउंड स्टेट की बात है तो ये बात गलत है। तो एज पर द क्वेश्चन ये इन्फॉर्मेशन अधूरी है। जो बिल्कुल सही तरीके से इन्होंने समझाया ना, वो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट है जो ग्राउंड स्टेट में इसने प्रॉपरली गेन किया हुआ है, पेयर्ड किया हुआ है। और एक्साइटेड स्टेट में भी इसके मतलब जो उसकी 2p है वो भी क्या है? प्रॉपरली सिंगली फिल्ड है। तो ये वाला जो हमारा डायग्राम है ये वाला प्रॉपरली अरेंज कर रहा है। 2s ए पार्ट और बी पार्ट दोनों ही कहीं ना कहीं एनॉमली शो कर रहे हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस Yes, sir. आइए जरा क्वेश्चन नंबर 18 पर। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कौन सा ग्रुप होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव? कौन सा ग्रुप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर? सर 7। बहुत बढ़िया, भूलना मत, हेलोजेंस सबसे ज्यादा भूखे, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। बताओ कौन सी कॉन्फ़िगरेशन इसमें हेलोजेंस की है? सर C NS2 NS2NP5। कितने लोगों को बात समझ आ गई? बताओ NS2NP6 किसकी है? NS2NP6 किसकी है? सर नोबल गैस। नोबल गैस की। मेरी बात समझ आ गई। और NS2NP5 किसकी है? आपकी हेलोजेंस की, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। आगे आ जाइए। द करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रोमियम एटम, अभी सिखाया मैंने। ग्राउंड स्टेट, डोंट गेट एक्साइटेड। कौन सी? सर ए आंसर सर। ए परफेक्ट आंसर है इसका। यस सर। अब देखो वो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शोन बाय क्रोमियम इज आर्गन 3d54s1। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज इन ग्राउंड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड टेम्परेचर इज गिवन, फोर्थ नन। आंसर क्या आएगा? आपको बोलेगा कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन। आवाज आ रही है मेरी बच्चों? एम आई ऑडिबल? बच्चों एम आई ऑडिबल टू यू? बच्चों am I audible to you? Quickly. बच्चों am I audible to you?
यस भैया। यस सर। ओके, वापस सुन लेते हैं एक बार। आई वॉज टेलिंग कि जब हम बात कर रहे होते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही फ्रेम कर सकता है वो कि दी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज 4s1 3d5. It is showing this configuration in first part ground state, second part in excited state, third part when heat is given, fourth part none. आंसर क्या लिख कर आओगे? जल्दी बोलो, आंसर क्या लिख कर आओगे बच्चों? am I audible? I don't know why network issue is happening. Yes, sir. यस सर ऑडिबल। चलिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ मैं ये। मैंने कहा क्वेश्चन आपका ऐसा आ गया कि द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज आर्गन 4s1 3d5. This configuration is shown by chromium in first part ground state, second part excited state, third part on applying temperature. बताओ क्या आंसर आएगा? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। ठीक है, बस यही बात करना, भूलना मत, ये चीजें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बताइए, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। कौन बिल्कुल ठीक है? अरे बोलो, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की बात हो रही है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, राइट? यस। और क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए? लास्ट बोलो। नियॉन 3s2 3p5। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। कौन कौन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे? 1 2 3 4 और 5, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। Am I clear to all? यस सर। यस सर। जब कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? 3p फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 5वां इलेक्ट्रॉन जो उसकी बात हो रही है। तो बताओ n की वैल्यू क्या है? 3। 3। इसका मतलब ये ऑप्शन कट गई, ये ऑप्शन कट गई। बताओ कौन कौन सी अब दो ऑप्शन आपके पास सामने है? सर सी होगा। सी और डी। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आ गई। आइए जरा, सर आ गई। क्लियर है? ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following does not characterize X-rays? X-rays को कौन कैरेक्टराइज नहीं करता? कोई आइडिया? जल्दी से बताइए। B. कौन सा? Sir, B. It causes zinc sulfide to fluoresce. ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं it has wavelength shorter than ultraviolet rays. No, sir. B for both. बी। It causes readiness to fluorescence. बिल्कुल सही है, करता है बेटा ये तो। ये जो कह रहे हैं ना, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि एक्सरेज विदाउट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सीधी निकल जाती है, क्योंकि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, बहुत तेजी से चलती है, इसीलिए इनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होता। एम आई क्लियर टू ऑल? जैसे बहुत तेज बाइक चलाने वाले के आगे पुलिस वाले जो भी हैं वो भी हाथ नहीं करते, क्यों? वो बहुत तेजी से निकल गया, यानी कि उसने उनको पार कर गया वो, तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, उनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा थी, इसलिए वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। अगला, which of the following relates to photons both as wave and a stream of particles? दोनों कंफर्म करती कौन सी इक्वेशन? E equals to H lambda. E equals to H mu. वेरी गुड, क्योंकि h nu का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? hc by lambda, राइट? यस सर। ठीक है। A 3p orbital has, जल्दी बोलो, 3p orbital has, क्विकली, कितने नोड्स हैं टू इसमें? नॉन सर 2 थे दो कौन से? सर। स्फेरिकल हाँ, सर बी होगा। नहीं, 3p ऑर्बिटल के पास कितने नोड्स होते हैं? एक तो दो टोटल नंबर नोड्स कैसे निकालते हो आप, पहले मुझे बताओ। n-1 n टोटल नोड्स होते हैं, तो ऑब्वियसली पता 3p के लिए 2 नोड्स तो आने ही आने हैं। तो यस सर। नोड्स कौन कौन से होते हैं? क्या दोनों स्फेरिकल होते हैं? नहीं, दोनों एक वन स्फेरिकल वन नॉन स्फेरिकल नोड। yes, होगा। एक इसमें स्फेरिकल होता है और एक क्या होता है? नॉन स्फेरिकल नोड होता है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस यस सर। Yes. अगला आ जाओ, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। कैसे निकाला जीरो? आपने फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट L into L plus 1 and then H upon याद आ गया? जो फॉर्मूला आप उस टाइम पूछ रहे थे कि इसका इस्तेमाल क्या होता है, ये होता है इसका इस्तेमाल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, जहाँ पे L क्या होता है? 2s के लिए L की वैल्यू कितनी है? S के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0 into समथिंग, क्या होगा आंसर? 0। खत्म। चलो बताओ अगला क्वेश्चन, सभी का सही होना चाहिए। 25, जल्दी बोल दो। √6 H upon 2 pi। कैसे निकाला? D के लिए L की वैल्यू कितनी हो गई? 2।
है ना, तो अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया, अंडर रूट 6h/2 पाई। वेरी गुड, इसका आंसर आ गया ए पार्ट। एम आई क्लियर टू ऑल? यस Yes. लास्ट पार्ट सबका सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर्स n l and n l इज इतना, n इक्वल्स टू 4 l इक्वल्स टू 1। पहला यानी क्या बन गया, लिखते जाओ साथ साथ। n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 1 क्या हो गया हमारा 4p। अगला है n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 0 कितना हो गया 4s। 4s n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 2 3d और n अगला आ गया 3p। अब इनको 3 अरेंज कर दो। 3p l इक्वल टू 1 है। यस सर सबसे पहले कौन फेल होगा, एस 4s। 4s s नहीं 4s, पूरा n प्लस l जोड़ना है। एस फिर कौन फेल होगा, 3p 3p आप लोगों ने उल्टा बोला। सबसे पहले 3p फेल होगा, बताओ क्यों। सर n उसका छोटा है। yes. 3p सबसे पहले फेल होगा क्योंकि उसका n की वैल्यू छोटी है और n प्लस l की वैल्यू 4 ही आ रही है। अभी भी जोड़ लो, इस केस में Yes, sir. 4 बैठ रहा है, इस केस में भी 4 बैठ रहा है। बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, यस तो पहले कौन भरेगा 3p, यानी फोर्थ वाला सबसे पहले भर जाएगा। फोर्थ से ज्यादा एनर्जी किसकी है, जल्दी बोलो। 4s 4s 4s, यानी कौन से नंबर पे है 4s, सेकंड नंबर पे। तो देखो फोर्थ और सेकंड वाला कौन सा केस है, मुझे एक ही दिखाई दे रहा है। a कितने लोगों को बात समझ आई, A. कितने लोगों की पूरी स्टोरी क्लियर हो गई। हो गई। हो गई ये सर। हमारे हो गई सर। ये हमारे बेसिक क्वेश्चन थे लेवल 1 के।